नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं मिडिल ईस्ट की सारी अपडेट्स लेकर। नेतन्याहू पहुंचा हुआ था अमेरिका और इधर से खबर यह आई कि गजा के अंदर इजराइल की आर्मी के ऊपर 7 अक्टूबर के बाद का सबसे बड़ा हमला हुआ है। बताया यह जा रहा है कि एक के बाद एक 3 हमले हुए, एक के बाद एक 3 बम फटे और इसमें इजरायली आर्मी के 5 सोल्जर्स के 5 सिपाहियों के पहले मारे जाने की खबर थी। एक के और मारे जाने की पुष्टि हुई है, यानी 6 सिपाही तो वहां मारे गए हैं और 14 को घायल बताया जा रहा है। यह खबर तो वो है जो इजराइल का मीडिया दे रहा है। कल का अगर आप ट्विटर देखेंगे या बाकी सारी अपडेट जो वहां से आ रही थी उनको देखेंगे तो ऐसा लगता है कि वहां पर दर्जनों लोग मारे गए हैं। मारे गए लोगों की संख्या ही 12 से ज्यादा हो सकती है और इसके अलावा बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। तो एक बात तो बहुत साफ है कि गजा के अंदर जब तक ये लोग शांति नहीं करेंगे इनको भी नुकसान होता रहेगा। आप तस्वीरें देखिए जिन लड़कों की जो मारे गए हैं। ये पहले वेस्ट बैंक में तैनात थे, वहां पर घरों को लूटना तोड़ना ये सारा कुछ जिस तरह से होता है आप जानते हैं। वहां से इनको गजा भेजा गया लड़ाई के लिए और ये इनका पहला ही या दूसरा दिन था जब गजा में ये मारे गए। अब इनकी लाशें लौटेंगी, इनके माँ बाप उदास होंगे, सीना पीटेंगे। उनको भी खुद से एक बार पूछना चाहिए कि इस वार से, इस जंग से इजराइल को क्या मिल रहा है। अगर यह जंग रुक गई होती, अगर पिछली बार की सीज फायर की जो शर्तें थी वो नेतन्याहू ने मान ली होती तो गजा में अगर लोगों को नहीं मरना पड़ता तो इजराइल के लोगों को भी नहीं मरना पड़ता। लगातार इजराइल के सैनिकों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं और इन लाशों के लिए अगर कोई जिम्मेदार एक आदमी है तो वो सिर्फ नेतन्याहू है और अगर 2 आदमी करना होगा तो नेतन्याहू और ट्रंप दोनों हैं। और कितनी मजेदार बात है कि इस सदी का सबसे बड़ा जेनोसाइड करने के बाद नेतन्याहू ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने का प्रस्ताव करता है। नोबेल प्राइज कमेटी को खत लिखता है कि ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। किस बात के लिए ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए? ईरान पर हमले के लिए या गजा में बच्चों के लगातार मारे जाने के लिए हथियार और पैसे उपलब्ध कराने के लिए? किस बात के लिए ट्रंप को मिलना चाहिए नोबेल प्राइज? जरा आप बताइएगा। क्या किया है उसने ऐसा? एक बिल लाया जिसमें अपने ही लोगों के जो मेडिकल की फैसिलिटीज थी, एजुकेशन की फैसिलिटीज थी वो छीन ली गई। मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगातार दे रहा है वो इजराइल को ताकि उससे इजराइल हथियार बना सके, हथियार खरीद सके और हथियार सीधे सीधे भी दे रहा है। बंकर बम भेजा, क्या क्या नहीं भेजा। अगर अमेरिका हथियार भेजना बंद कर दे तो कल गजा में शांति हो जाए। अमेरिका लगातार जो पैसे और हथियार दे रहा है इजराइल को, उसके चलते ही लगातार गजा में तबाही हो रही है। क्या इस तबाही के लिए अमेरिका कम जिम्मेदार है? और तबाही लाने वाले मुल्क के राष्ट्रपति को आप कह रहे हैं कि नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। ये पीस का मजाक है, अमन का मजाक है, नोबेल का मजाक है। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक मजाक हो ही गई है तो फिर कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अब जब कल इजराइल की आर्मी पर हमले और दर्जनों सैनिकों के मारे जाने की खबर पहुंची है नेतन्याहू के पास, उस टाइम की तस्वीर बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ने जारी की है और उसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह का टेंशन नेतन्याहू के चेहरे पर है। आप लगातार गजा में तबाही कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद आप जानते हैं कि हमास को पूरी तरह से खत्म कर पाना आपके बस की बात नहीं। तो मैं बात कर रहा था हमास के साथ समझौते की। खबर यह आ रही है कि कतर में निगोशिएशन चल रहा है। इजराइल ने भी अपने निगोशिएटर भेजे हैं, वहां पर निगोशिएशन चल रहा है कि फाइनल किया जाए डील को। ट्रंप लगातार कह रहा है कि बहुत जल्दी कुछ दिनों में यह डील हो जाएगी और साथ में यह है कि विटकाफ जो अमेरिका का एनवाय है मिडिल ईस्ट में वो भी कतर जा रहा है और वहां पर यह कोशिश की जाएगी कि जल्दी से जल्दी डील हो जाएगी। बहुत मुमकिन है कि जल्दी से जल्दी डील हो जाए। लेकिन इस डील से फलस्तीन को फाइनली मिलेगा क्या, इसके लिए जरूरी है नीयत को समझना। और इजराइल की नीयत आप सब लोग जानते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं। फॉक्स न्यूज अमेरिका का अखबार है, उसमें खबर छपती है जिसमें आर्मी का, आईडीएफ का एक बंदा कहता है कि एवरीवन नीड्स टू डाई। फलस्तीन के हर आदमी को मर जाना चाहिए। इसके पहले कई खबरें ऐसी आई हैं जिसमें इजरायली आर्मी के लोगों ने कहा है कि हमको कहा गया था कि सिविलियंस के ऊपर, नागरिकों के ऊपर जो इमदाद इकट्ठा करने आ रहे हैं उनके ऊपर हमला किया जाए। नीयत इससे साफ होती है। और अगर समझना है तो आप कार्ड्स का एक बयान देख लीजिए जिसमें वो कह रहा है कि रफा, जिसको पूरी तरह से
खंडहर में तब्दील कर दिया गया है, वहां पर एक कैंप बनेगा जिसमें सारे फलस्तीनी रहेंगे। ये वैसा ही कंसंट्रेशन कैंप का आइडिया है जैसा कंसंट्रेशन कैंप हिटलर ने बनाया था। तो आप समझ सकते हैं कि नीयत क्या है। अगर इतने से भी ना समझ में आए तो नेतन्याहू का वो बयान पढ़िए जो राइटर्स में छपा है अमेरिका के अखबार में, फिर वहां से लेकर बहुत सारे अखबारों ने, अल अरबिया ने, क्रेडल ने, सबने छापा हुआ है, जिसमें वो कहता है कि एनी फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट वुड बी अ प्लेटफॉर्म टू डिस्ट्रॉय इजराइल। यानी कोई भी अगर भविष्य में फलस्तीन नाम का देश बनता है तो उसका एक ही काम होगा कि इजराइल को वो खत्म कर दे। इसका मतलब ये है कि किसी भी हालत में हम फलस्तीन नाम का कोई मुल्क नहीं बनने देंगे। तो इस सीज फायर का मतलब क्या रह जाएगा? नीयत बहुत साफ है कि किसी भी तरह ये लोग चाहते हैं कि फलस्तीनियों को किसी और मुल्क में भेज दिया जाए। ट्रंप का भी बयान आया है, ट्रंप का सीधा बयान तो नहीं आया है, लेकिन कई सारे ऐसे बयान हैं जिनकी वजह से ये खबर बनती है कि ट्रंप कई सारे मुल्कों से, इजिप्ट से, जॉर्डन से, इन सब से बात कर रहा है कि फलस्तीनियों को अपने मुल्क में ले लें ताकि गजा की जमीन खाली हो सके। ऐसी नीयतों के साथ सीज फायर क्या होगा? सीज फायर हो भी जाएगा तो कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद ऐसी हरकतें होंगी कि फिर गजा के लोग उठ खड़े होंगे और फिर जंग शुरू होगी। शांति का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि फलस्तीनी स्टेट बना दिया जाए। हूथी के साथ शांति हो जाएगी, सबके साथ शांति हो जाएगी, मिडिल ईस्ट में पीस हो जाएगी, लेकिन वो फलस्तीनी स्टेट देने में इजराइल का कोई इंटरेस्ट नहीं है। और फिलहाल ट्रंप इस पर कुछ खास बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो अभी हाल में ईरान को चाइना से सरफेस टू एयर वार करने वाली मिसाइल मिली है। यह ऐसी मिसाइलें होती हैं जो जमीन से आसमान में मार करती हैं। तो यह माना जा रहा है कि चूंकि इजराइल की एयरफोर्स मजबूत है, उनके जो जहाज हैं वो ईरान की सीमा में घुस आते हैं, तो इन मिसाइलों से उन जहाजों को निशाना बनाया जा सकेगा। तो ईरान अपनी पूरी तैयारी में है। टकर कार्लसन के साथ अभी एक लंबा इंटरव्यू आया है पेजेश्कियन का, जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, और उन्होंने जिस तरह की बातें की हैं उनको सुनने से बहुत साफ समझ में आता है कि ईरान भी इस बात को जानता है। और ईरान तो सबसे ज्यादा इस बात को जानता है कि ट्रंप और नेतन्याहू के ऊपर भरोसा करना आत्महत्या करने जैसा है। ब्रिक्स में जिस तरह की बातें हुई, जिस तरह से ब्रिक्स ईरान के साथ खड़ा हुआ, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री भी थे, हिम्मत जरूर मिली है ईरान को कि कम से कम हमारे साथ भी ढेर सारे मुल्क खड़े हैं। और 12 रोजा जंग में जो बातें हुई हैं उनसे काफी सबक सीखा होगा ईरान ने। और इसीलिए अगर अगली जंग होती है तो इजराइल और अमेरिका के लिए आसान नहीं होगी। फिलहाल ये हालात हैं, ऊपर से शांति भले दिखे लेकिन अंदर जबरदस्त तनाव है। कभी भी कुछ भी कहीं भी शुरू हो सकता है। और जहां जो कुछ होगा, जो भी अंदेशा होगा, मैं लगातार हमेशा की तरह अपडेट करता रहूंगा। आप लोग भी जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। अगर चाहते हैं हमारी ताकत बनना तो ज्वाइन कर लीजिए वीडियो को। ज्वाइन का ऑप्शन है, लिंक भी मैंने दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और साथ में कमेंट में जुड़ जाइए। आपकी ये सहायता, आपकी ये मोहब्बत हमें वो ताकत देगी कि हम लगातार सच बोल सकें।